यूपी में बीजेपी कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ है और इस प्रस्ताव में सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। विपक्ष के फैलाए भ्रम का जिक्र भी इसमें किया गया है। उपचुनाव की सभी 10 सीटें जीतने का संकल्प लिया गया है। तो यूपी बीजेपी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। राजनीतिक प्रस्ताव में पहले उपलब्धियों का जिक्र किया गया है कि उपलब्धियां क्या होंगी और इसके बाद जिस तरीके से यूपी में नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर विपक्ष के फैलाए भ्रम का जिक्र इसमें किया गया है और लक्ष्य भविष्य का भी तय किया गया है। उपचुनाव की सभी 10 सीटें जीतने का संकल्प इस बैठक में लिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं, आपको हम दिखा रहे हैं और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस ने झूठे प्रलोभन दिए, संविधान पर विपक्ष ने झूठ फैलाया और बीजेपी का नारा है संविधान और समता का निशान। तो राजनीतिक प्रस्ताव जो पास हुआ है उसमें जो उपचुनाव होना है, जो 10 सीटें हैं वो जीतने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही साथ जो तमाम बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आ रही, सीधे रुक करते हैं अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक, ये जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ है इससे क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है, बैठक में क्या कुछ सारांश है इसका? देखिए, ये जो राजनीतिक प्रस्ताव है ये मेरे हाथ में है। ये बीजेपी की यूपी में भविष्य की क्या रणनीति होगी, ये उसका आईना है। बीजेपी ने इन लोकसभा चुनाव में ये जो हार मिली है इससे क्या सीखा है, ये उसका एक कह सकते हैं कि चलचित्र है। इसमें जो लाइनें लिखी है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि संविधान वाली बात, इसमें लिखा हुआ कि विपक्ष ने संविधान पर भ्रम फैलाया। ये सब तो बात है बीजेपी के नेता कहते आ रहे हैं पहले से, मगर सवाल ये कि बीजेपी क्या करेगी इसे काउंटर करने के लिए। इसमें उसकी पहली तस्वीर दिखाई पड़ती है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी भारत का संविधान एक हाथ में और दूसरे हाथ में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे। अब आप सोचिए, एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में समता का निशान, ये एक तरह का नारा क्वाइन कर दिया गया है। और ये नारा विपक्ष का ये जो एक तरह से ब्रह्मास्त्र चला है, संविधान खतरे में, जिसे बीजेपी कह रही है कि भ्रम झूठ फैलाया गया है, ये उसको काउंटर करने के लिए। और इसमें 2 नाम है महापुरुषों के, छत्रपति शिवाजी का है और साथ में महात्मा ज्योतिबा फूले का जिक्र है। महात्मा फूले का जिक्र यहाँ पर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सोशल इंजीनियरिंग जो शुरू किया था 2014 से, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, और जो इस बार छिटकी है ये इन प्रतीक पुरुषों के सहारे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदू पद पातशाही की प्रवर्तक इस राष्ट्र में रहे हैं, वहां से लेकर के महात्मा ज्योतिबा फूले जिन्होंने वंचितों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन 2 प्रतीक पुरुषों को आगे रख करके बीजेपी चाहती है कि इनको जोड़ा जाए, जो छिटक गए हैं हाथ से। उसकी एक बड़ी तस्वीर यहां पर है। जी बिल्कुल, हमारे साथ संजय त्रिपाठी भी बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से राजनीतिक प्रस्ताव सामने आया है बीजेपी का, जो भी परिस्थितियां बनी हैं, क्या उनसे निपटने में ये प्रस्ताव काम करेगा? और दूसरा ये कि जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात थी उसको भी टैकल करने का जिक्र है क्या इसमें? देखिए, बड़ा विषय तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी और भीतरघात ही है, क्योंकि इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशित रूप से जिस जीत की उम्मीद कर रही थी वैसा लक्ष्य नहीं हासिल कर पाई। और उसकी चर्चा भी इस बैठक में होनी है, चूँकि प्रदेश भर से 3000 जो मंडल के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, सरकार के मंत्री हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जो कोर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं वो सारे के सारे इस बैठक में मौजूद हैं। और थोड़ी देर में JP नड्डा जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आएंगे, इसी शहीद पथ से गुजरेंगे। मैं उसी रास्ते पर खड़ा हूँ और बताता चलूँ कि केवल राजनीतिक प्रस्ताव नहीं पास होगा, बल्कि इसके अलावा आर्थिक प्रस्ताव भी पास होगा कि किस तरह से यूपी में डबल इंजन सरकार ने आर्थिक प्रगति की है, उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। और उसके बाद में जो एक प्रस्ताव है सोशल मीडिया को लेकर के है, सोशल मीडिया पर किस तरीके से उपस्थिति और गंभीरता के साथ में और अच्छे तरीके से दर्ज की जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष का बोलबाला नज़र आता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानना है। और इसी नाते सोशल मीडिया को लेकर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा और इस बैठक में प्रस्ताव भी रखा जाएगा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की मैं आपको बात बताऊं, आप देखिए एक के बाद एक जो स्टेटमेंट आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी प्राथमिकता में है और उससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी CM हैं, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात की। तो सम्मान, स्वाभिमान, इस तरह की चर्चाएं इस बैठक में होंगी ही होंगी और उसको लेकर
लेकर के गंभीर बातचीत भी होगी। कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है और इससे कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जैसे कि संजय बता रहे थे, अपडेट कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है, लड़ाई मोदी के परिवार और परिवारवादियों के बीच की है। अखिलेश यादव को भी उन्होंने सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भस्मासुर, दूर रहे अखिलेश यादव। तो भूपेंद्र चौधरी का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि जो कार्यकर्ताओं का सम्मान है वो हमारी पहली प्राथमिकता है और इससे कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का बड़ा नुकसान यूपी में हुआ है, कार्यकर्ताओं की शिथिलता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी उसकी बड़ी वजह रही। पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग ने भ्रम में अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय आंकड़ों में बदलने का प्रयास किया और अल्पसंख्यक मतदाताओं का वायदोवेदन करके उनका वोट लेने का प्रयास कांग्रेस और सपा ने एक नया एजेंडा तलाश किया। इसमें उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध। अब सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया जातियों को लेकर, उससे निपटना एक बड़ी चुनौती है और इन चुनौतियों से हम निपटेंगे। तो यूपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता पहली प्राथमिकता है और जिस तरीके से विपक्ष है वो जातिवाद कर रहा था, भ्रम फैला रहा था, उसमें उन्हें थोड़ी सफलता जरूर मिली है, लेकिन हमें उस चुनौती से लड़ना होगा, जूझना होगा। उन्होंने कहा कि लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। और एक और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रस्ताव जो पास हुआ है उसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि पेपर लीक का भी जिक्र हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि पेपर लीक भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के प्रस्ताव में पेपर लीक का जिक्र है और कहा गया है कि पेपर लीक के दोषी बचेंगे नहीं। तो राजनीतिक प्रस्ताव में पेपर लीक का जिक्र है और विपक्ष ने बार बार जो सरकार है यूपी की उस पर पेपर लीक के बहाने निशाना साधा। केंद्रीय स्तर पर भी यह मामला बड़ा हुआ और अब उसका जो असर है वो राजनीतिक प्रस्ताव में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के प्रस्ताव में पेपर लीक का जिक्र है और यह कहा गया है कि जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, जो दोषी हैं, वो किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। तो देखिए, जो भी बातें सामने आ रही थी इलेक्शन में नुकसान को लेकर, जो भी वजहें सामने आ रही थी, उनका एक एक करके जिक्र सामने आ रहा है। अभिषेक उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, अगर हम बात करें यूपी की राजनीति की, पेपर लीक एक बहुत बड़ा मसला रहा और इसलिए भी रहा कि शायद ही कोई ऐसा पेपर बचा हो जिसको लेकर सवाल ना उठे हों। उसका जिक्र जो हुआ है, क्या क्या कहा गया उसमें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यूपी में पेपर लीक की घटनाएं जो हैं एक नहीं बल्कि कई सामने आई हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे हाथ में देखिए पूरा का पूरा राजनीतिक प्रस्ताव है और इसमें उस पेपर लीक का जिक्र किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने इस बात को इसमें शामिल किया है और जो समीक्षा हुई थी मैं आपको बताऊं उसमें भी बीजेपी को कई जगह से फीडबैक मिले थे कि पेपर लीक और परीक्षाएं जो हैं उसमें आरक्षण का इशू ये एक बड़ा मुद्दा बना है और इसमें जो लिखा है इस राजनीतिक प्रस्ताव में पेपर लीक की बाबत, उसको उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हाल की कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसमें एक्नॉलेज किया गया है कि हाल की कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है, हम उनकी निष्पक्ष जांच करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। तो ये इस पेज नंबर 3 पर पेपर लीक का जिक्र होना ये बताता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। बीजेपी को अब समझ में आ रहा है कि इस मुद्दे ने काफी नुकसान किया है, काफी डैमेज किया है। युवाओं का जो पार्टी के प्रति रुझान है उसको तोड़ने का काम किया है और इसीलिए बाकायदा इसमें इसका जिक्र है। और ये भी लिखा हुआ है, एक बड़ी बात मैं आपको और बताऊं कि हमारी सरकारें परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, इन सब में बड़े सुधार करने की दिशा में काम कर रही हैं। यानी कि इस बात को एक्नॉलेज किया गया और उसमें बड़े सुधार की बात कही गई। देखिए, आमतौर पर पार्टियां राजनीतिक प्रस्ताव में ऐसे मुद्दों से बचती हैं जो उनके लिए बहुत बड़ी, जिसे कह सकते हैं कि एक तरह से गले की फांस बनकर के उभरे हैं, लेकिन इसमें उसका जिक्र हुआ और ये इसलिए हुआ है क्योंकि वाकई अगर इसको
स्वीकार करके इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा तो ये आगे भी ये बड़ी समस्या बढ़ बिल्कुल सकता बड़ी है। समस्या तो ये बड़ी खबर बन सकती है और इसको लेकर अब प्रस्ताव में इसका जिक्र किया गया और वादा किया गया है कि इसको जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। बात उस बड़ी खबर की जो अमेरिका से आई है और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान गोली चली और सुपर पावर अमेरिका सख्ते में आ गया। हालांकि गनीमत रही कि गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। इस बीच अपडेट यह है कि हमले के बाद पहली बार नजर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप पर आज सुबह पेंसिल्वेनिया में फायरिंग हुई थी, उनके कान में गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब उसके बाद ट्रंप थोड़ी देर पहले ही न्यू जर्सी पहुंचे हैं। तस्वीरों में ट्रंप सही नजर आ रहे हैं, स्वस्थ नजर आ रहे हैं, आराम से बिना किसी सहयोगी के सहारे प्लेन की सीढ़ियां उतरते नजर आए और वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों की ओर हाथ उठाकर अभिवादन किया। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सुबह की जब उन पर फायरिंग हुई और दूसरी तस्वीर देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, वो न्यू जर्सी पहुंचे हैं और वो पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आ रहे हैं और उन्होंने मौजूद लोगों का, मीडिया कर्मियों का अभिवादन किया। तस्वीरें आपके सामने। If you want to really see something that said, take a look at what happened. तो पहली तस्वीर पेंसिल्वेनिया की जहां पर एक सभा के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चली और एक गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। उनको फौरन वहां से निकाला गया और जो प्राथमिक इलाज है उसको देने के बाद न्यू जर्सी देखिए पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और वो पूरी तरीके से दूसरी तस्वीर में स्वस्थ नजर आ रहे हैं, प्लेन से बिना किसी के सहारे के उतर रहे हैं और इस दौरान जो वहां पर लोग मौजूद थे उनका भी उन्होंने अभिवादन किया है। और इसी खबर को लेकर अपडेट यह है कि ट्रंप पर गोली चलाने वाले को फायरिंग के फौरन बाद मार गिराया गया था और उसकी पहचान भी हो गई है। हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक्स है और उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक क्रूक्स मंच से करीब 130 गज की दूरी पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की छत पर था और उसने वहीं से मंच पर ट्रंप पर निशाना साधते हुए गोली चलाई। फौरन ही वहां पर मौजूद सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर सेक्शन में आए और उन्होंने क्रूक्स को मार गिराया। इस बीच क्रूक्स का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो ट्रंप और उनकी पार्टी से नफरत की बात करता हुआ नजर आ रहा है। सुनवाते हैं आपको। तो देखिए तीन तस्वीरें हैं और जो हमलावर है उसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीच की जो तस्वीर है इसको ढेर कर दिया गया है। इसकी कुछ चीजें ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें उसे ट्रंप की नफरत उसमें से नजर आ रही है। My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. तो यही है वो थॉमस क्रूक्स जिसे एनकाउंटर के बाद स्नाइपर्स ने मार गिराया। इसी ने डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की थी और बाल बाल डोनाल्ड ट्रंप बचे। उसके बाद फौरन स्नाइपर सेक्शन में आए और इसको वहां पर ढेर कर दिया गया। लेकिन इसकी बात को सुनकर आप समझ सकते हैं वो कह रहा है कि मैं रिपब्लिकन से नफरत करता हूं और इसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और आप देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम चला। रैली हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की और ट्रंप के कान को छू कर एक गोली निकल गई। बताया जा रहा है कि लगभग 5 फायर हुए थे और ये घटना जो है वो भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 4 बजे की है। तब अमेरिका में शनिवार की शाम करीब 6:30 बज रहे थे। ट्रंप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। उस वक्त एक हमलावर ने ऊंचाई वाली जगह से एक के बाद एक कई गोलियां दागी। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें ट्रंप के कान के पास से खून निकलता देखा जा सकता है और जिस वक्त पहली गोली चली उस वक्त ट्रंप अपने दाईं ओर देख रहे थे। गोली की आवाज सुनते ही भाषण रोक दिया। थोड़ी देर में ट्रंप अपने कान पर हाथ रख लेते हैं और बचने के लिए पोडियम के नीचे छुपकर बैठ जाते हैं। इसके तुरंत बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ट्रंप को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया और अब वो तस्वीर भी सामने आ गई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नवंबर 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होना है, उसके लिए प्रचार का दौर शुरू हो गया है। जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है वो अमेरिका में चल रही हैं और इसी संबंध में पहुंचे थे पेंसिल्वेनिया डोनाल्ड ट्रंप जहां पर उन पर यह फायरिंग की गई थी। बात अब जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न के भंडार की, जिसे खोलने की प्रक्रिया जारी है। देखिए 46 साल के बाद ये भंडार खोला जा रहा है। रत्नों को रखने के लिए बॉक्सेस भी मंगाए गए हैं। मंदिर का खजाना आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था।
जिसके बाद आज एक बार फिर उसे खोला जा रहा है। एक लंबे अरसे के बाद 46 साल के बाद जगन्नाथपुरी मंदिर का खजाना रत्न भंडार खोलने की प्रक्रिया जारी है और ये बड़े बड़े जो बॉक्सेस हैं ये मंगाए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीकांत, ये प्रक्रिया किस तरीके से वहां पर जारी है? 46 साल के बाद रत्न भंडार खोला जा रहा है। देखिए, जिस तरह से समय धार्जित किया गया था 1:28, उसी समय में खोला गया है। रत्न खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप देखें जिस तरह से बक्से भी आए हुए हैं रत्नों को अच्छी तरह से रखने के लिए। और 11 लोगों के प्रतिनिधि दल अंदर गए हुए हैं जो रत्न भंडार के अंदर जाएंगे और देखेंगे। लेकिन अभी एक खबर आ रही है कि रत्न भंडार जो चाबी से खुलनी थी वो खुल नहीं पा रही है और आगे शायद कहा जा रहा है कि वो ताला तोड़ा जाए या किसी तरह से उसको किस तरह से तोड़ा जाए और अंदर प्रवेश किया जाए। लेकिन वो जो चाबी थी उससे अभी खुल नहीं रही है, ये अभी एक खबर आ रही है। और जो प्रतिनिधि दल के हैं उसमें हमारे रिटायर्ड न्यायाधीश है और ये प्रशासन के लोग हैं, सेवायत है और रेस्क्यू टीम के कुछ है और डॉक्टर भी वहाँ पे है। रजनीकांत, क्योंकि ये इसलिए भी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि 1978 के बाद ये लगभग 46 साल के बाद ऐसा मौका है जब रत्न भंडार को खोला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पीले और लाल कलर के ये रंग के जो ये बॉक्सेस हैं ये मंगाए गए हैं। कितनी संख्या में बॉक्सेस हैं और कितने लोगों की टीम अंदर मौजूद है जो उस रत्न भंडार को खोलेगी? क्या वो प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया जिस तरह से एसओपी कल बनाया गया था उसमें बोला गया था कि आप रिजर्व बैंक के आदमी रहेंगे, जो रिजर्व बैंक के है कार्यकर्ता वो रहेंगे, प्रशासन रहेगी, सेवायत रहेंगे और जो महाराजा है राजा उनके एक प्रतिनिधि रहेंगे और जो कमेटी के अध्यक्ष जो रिटायर्ड जज है विश्वनाथ मिश्रा वो भी रहेंगे। तो इसी तरह से और स्नेक हेल्पलाइन का भी टीम वहाँ पे है ताकि कोई जिस तरह से कहा जाता है कि वो लोकनाथ का मतलब रक्षक में है, रक्षक जो है सांप लोकनाथ जी का है, भगवान लोकनाथ का, इसके लिए अगर कोई अघटन घटती है तो स्नेक हेल्पलाइन को भी वहाँ पे तैनात किया गया है। और रत्न भंडार के जो बॉक्सेस है अंदर जा चुके हैं, लिए जा चुके हैं और जो प्रक्रिया की जो चल रही है वो प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है मगर अभी तक खुली नहीं है रत्न भंडार, क्योंकि चाबी को लेकर अभी भी किल्लत मतलब अभी भी मुसीबत लगी है। चाबी से खुलने के लिए अभी तक रत्न भंडार तैयार है, मतलब जो दरवाजा है वो खुल नहीं पा रही है और जिसको लेके अभी असमंजस लगा हुआ है कि कब खुलेगी और खुलती है या नहीं खुलेगी या तोड़ा जाएगा। ठीक है, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा रजनीकांत।